नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। यूपीएससी ने सीएससी 2022 के नतीजे कल जारी कर दिए। वंस अगेन वुमेन टुक द टॉप स्पॉट्स। जामिया मिलिया इस्लामिया के आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के भी 23 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आबिद हलीम, जो कि प्रोफेसर इंचार्ज हैं आरसीए के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आरसीए का जो गठन किया गया उसके पीछे की अवधारणा या उसका मोटिवेशन क्या था? आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट के अंडर में इसको डेवलप किया गया और ये 2010 में ये कंसीव हुआ था। प्रोजेक्ट के अंदर ये था कि विमेन, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में अच्छा होना चाहिए। वो उनके नंबर्स के हिसाब से नहीं था, काफ़ी कम था। तो गवर्नमेंट ने उस पर सोच के एकेडमीज़ बनाई। वो एकेडमीज़ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को दी गई कि आप अपने यहाँ पे बनाइए इसको और बच्चों को कोच कीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा माइल उनको हेल्प कीजिए कि वो सक्सेसफुल हो पाए सिविल सर्विसेज में। तो ये दिया गया, ये एक प्रोजेक्ट आया गवर्नमेंट का जिसमें कि 10 से 15 करोड़ रुपए सबको दिए गए बिल्डिंग बनवाने के लिए। और इसका जो कंसेप्ट था कि एक कोचिंग सेंटर बने जो रेसिडेंशियल हो, जिसमें बच्चे रहें। तो जामिया को मिला, जामिया हमदर्द को मिला, एएमयू को मिला, मानू को मिला और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को मिला और इन तरह से यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया। इनके कैंपस में हॉस्टल्स बनाए गए और उससे कहा गया कि आप बच्चों को रख के इनको आप कोच कीजिए और उनकी ईयरली मिनिमल ग्रांट उनको फिक्स की गई कि ये ग्रांट उनको मिलती रहेगी और वो ग्रांट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट उनको मिलती रहती है। सर, आरसीए ने पिछले 2010 से चालू होकर अब तक लगभग 600 स्टेट और सेंट्रल मिलाकर 600 सिविल सर्वेंट्स दिए। तो इसकी जो सक्सेस है, इसकी जो सफलता है, उसके पीछे का क्या राज है? 600 नंबर है, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट आप उसको कई सालों में अगर बांट दें तो बहुत कम हो जाता है। और उसमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, उसमें स्टेट सर्विसेज भी हैं, उसमें फॉरेस्ट सर्विस भी है, सीआरपीएफ भी है, ईपीएफओ भी है, सारी सर्विसेज हैं उसमें। तो नो डाउट वी हैव डन समथिंग, बट इट इज नॉट दैट बिग अ नंबर। सेकेंड चीज क्या है कि जो हम लोग की सफलता की वजह है, आरसीए के अंदर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसमें बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं। वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और वही आरसीएस की सफलता की वजह है। रहने का फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, स्टूडेंट्स को अपने खाने का पैसा देना पड़ता है और कहीं कहीं जहाँ पे हॉस्टल में जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं वो भी देने पड़ते हैं। बट ये मुखर्जी नगर और जहाँ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ता है। हाँ, यहाँ पे जो पढ़ाने की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो कॉस्ट हम इनसे लेते नहीं है, पढ़ाने की कोई पैसा लेते नहीं। जो मैंने इस साल रिजल्ट दिया है उसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेयर्स पे सक्सेसफुल हुए और अल्टीमेटली वो सिलेक्ट हुए। जो सिविल सर्विसेज है यूपीएससी, वो 3 स्टेप एग्जाम है। पहला स्टेप जो है वो प्रिलिमिनरी होता है जिसमें कि आपकी क्वालिटेटिव एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव एबिलिटीज एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू नापी जाती है। तो उसमें एक सीसेट का फॉर्म होता है जो कि आपकी एक तरह का मैट का टेस्ट होता है, आपकी क्वांटिटेटिव लॉजिकल एबिलिटीज के बारे में होता है वो, और उसको पास करना होता है। साथ में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, उसमें आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है। उस नंबर्स की बेसिस पे फिर गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली यूपीएससी तय करती है कि कितने लोगों को मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो ये पहला स्टेप है जिसमें कि क्वालिफाइंग स्टेप है, जिसमें कि हम मालूम करते हैं कितने लोगों को देना है। अब मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में करीब करीब 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 6, 7, 8 लाख लोग बैठते हैं। उसके बाद में करीब 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स को वो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स को। अब ये जो प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स हैं वो मेंस का एग्जाम देते हैं
जो हमारी रैंक बन रही है, जो कैडर एलोकेशन हो रहा है, वो प्रीलिम्स की बेसिस पर नहीं है, ये सिर्फ एक पहले लेवल की छटनी है। अब जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, उसमें आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसमें इंडियन लैंग्वेज के पेपर होते हैं, उसमें अब वो ऐसे होता है। तो वो जो पूरा एग्जाम होता है वो आपकी लिखने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं, कैसे लिखते हैं। वो एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अब फिर उस एग्जाम में जो लोग सफल होते हैं उसके बाद में उसमें से रैंक के हिसाब, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाते हैं। और ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है ये कोई टेक्निकल एग्जाम नहीं है, ये जो कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया है मेंस, उसकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और उसमें फिर वो काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं और वो उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनके डैफ के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, हॉबीज़ के हिसाब से, उनके सब्जेक्ट के हिसाब से, जो उन्होंने पढ़ाई की उसके हिसाब से उनसे बातचीत होती है। और उस बातचीत में वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लिए कितना उपयुक्त है इंडिया के लिए, तो उसके हिसाब से वो मार्क्स देते हैं और फिर फाइनल मार्क्स आ जाते हैं। अब सिलेक्शन जो होता है वो मेंस एग्जाम के मार्क्स पे और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनती है वो सिलेक्शन बनती है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें सारे वर्गों का अलग अलग दिया गया है, SC ST की रिजर्वेशन अलग है, EWS का अलग हिसाब किताब है, तो फिर जो कैडर मिलता है वो अलग होता है। अक्सर लोगों को इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट से सबसे ज़्यादा घबराहट होती है, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए क्या प्रक्रिया है RCA में? इंटरव्यू टेस्ट जो है घबराहट तो नहीं होती है, होता क्या है ना, जो कैंडिडेट तैयारी करता है वो कई साल तैयारी करता है और किताब पढ़ने पे नोट्स बना रहा है, कमरे में बंद बैठा हुआ है। कई बार बड़े अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं और वो नौकरी छोड़ के घर बैठे हुए हैं, दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कुछ कह सकते नहीं कि क्या होगा, एंड क्या होगा। बहुत हमारे देखिए ना, आपने तो 23 गिना दिए, हमारे यहाँ तो 60 बच्चे बैठे थे ना, इंटरव्यू दिया था, तो बाकी बच्चे तो सक्सेसफुल नहीं हुए। वो हमारे लिए एक बड़ा एक एरिया है वर्क करने के लिए, हमारे लिए ये इतना एरिया इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा एरिया पीछे है जिन पे मुझे वर्क करना है, जिनके साथ मुझे बात। तो वो लोग जो होते हैं काफ़ी एक तरह से पर्सनालिटी को फिर चेंज करनी पड़ती है, अपना काफ़ी उनको काम करना पड़ता है उस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि वो घर बैठते हैं ना, बिल्कुल एक बंद कमरे में बैठ के रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी अलग तरह की हो जाती है। अब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा तो आपकी पर्सनालिटी अलग तरह की हो जाएगी, तो वो होता है। और दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। सिविल सर्विसेज में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स 5 स्टार होटल्स के अंदर अपने बड़े बड़े बढ़िया स्वयं की ऑफिसेज में आके और वीडियो बनवाते हैं बच्चों, जो बच्चे जिनका अच्छा एग्जाम हुआ है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि फिर वो सबसे आसान तरीका है। उनका मॉक इंटरव्यूज होता है, उनका वीडियो बनता है, फिर बाद में ये होता है कि भाई देखो इस बच्चे ने हमारे यहाँ से किया था, इस बच्चे ने हमारे यहाँ से किया था। ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है उनका इंटरव्यू होना। अच्छा, ये तो एक अलग चीज है। जो इंटरव्यू हम लोग कराते हैं, मॉक इंटरव्यू बोलते हैं, उसमें हम जो जामिया RCA है उसमें, क्योंकि वाइस चांसलर हमारे यहाँ की लेडी है, तो उनका खास ये है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और हम लोगों ने अपने हर पैनल में वुमेन को रखा, और बहुत ही समझदार वुमेन को, मतलब जो हर तरह के क्वेश्चंस के, हर तरह के सिचुएशंस के बारे में लड़कियों से बात कर सके, डील कर सके। फिर हमने जो चेयरमैन बनाया, एक बहुत ही सीनियर IAS को बनाते हैं चेयरमैन। फिर जबकि मैं प्रोफेसर इंचार्ज हूँ, मैं साइड ही बैठता हूँ। और फिर हम IPS को भी बुलाते हैं, फॉरेन सर्विस वाले को भी बुलाएंगे, IRS को भी बुलाएंगे। तो एक IAS, एक IRS, एक फॉरेन सर्विस IFS, एक IRS, तो 4 तरह के लोग तो ये हो गए। उसके बाद में एक प्रोफेसर सब्जेक्ट का होगा, मैं होऊंगा, तो इस तरह से एक बड़ा कमेटी बैठती है। और हम लोग जो है बहुत ही एक अच्छे कंजीनियल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट से बात करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्ड करके उनको डिस्कस करते हैं, बच्चों को बताते हैं, स्टूडेंट्स खुद भी उसको देखते हैं। वो उनकी प्रॉपर्टी होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और हम लोग भी अपना उसको रैंक करते हैं, एक मार्क्स देते हैं।
अच्छा, हमारा एक खास तरीका ये है कि हम काफ़ी इंटेलेक्चुअल ग्रुप को हम इन्वॉल्व करते हैं। जो भी हमारे पास आते हैं एक्सपर्ट्स, वो यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आते, क्योंकि ये कोचिंग है, यहाँ पे तो सरकारी रेट होते हैं, बहुत कम मिनिमल पैसे मिलते हैं। जो हमारे जैसे लव वर्मा साहब हैं, बेहतरीन बहुत पुराने ज़माने के आईएएस हैं, शारदा प्रसाद साहब हैं, वाधवा साहब हैं, और ये लोग जो हैं एसएस खान हैं, ये लोग यहाँ पर सिर्फ सेवा भाव से आते हैं। और ये यहाँ पे आके कैंडिडेट्स को के साथ जो उनकी बातें होती हैं, जो उनकी मतलब जो ओवरऑल उनसे जो कम्युनिकेशन होता है, जो उनसे एक उनसे रास्ता बनता है, वो बड़ा फर्क होता है। तो वो एक फर्क है, यहाँ की कोचिंग का मॉक फर्क है, बाहर जहाँ की मॉक का फर्क है। हम बच्चों को तैयार कराते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल वहां पूछे जाएंगे, नो। और हम उससे बताते हैं कि तुम नेचुरल रहो, झूठ ना बोलो, ये हम बहुत सिखाते हैं बच्चों को। आरसीए में बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है, जाहिर है, लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ कमियां होंगी, कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे, क्या उन पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? भाई देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप सब जगह है। सबसे पहले तो मेरे अंदर ही है इम्प्रूवमेंट का स्कोप, है ना। तो हम लोग तो बहुत इम्प्रूवमेंट, हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। और नो डाउट आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, हमें हर जगह सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिस्टम क्या है कि रिसोर्सेज का बहुत अभाव है, तो हर एंड पे चाहिए हमको बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स चाहिए। अच्छे एक्सपर्ट जो होते हैं, कोचिंग लोग ले लेते हैं कई बार अच्छे एक्सपर्ट्स, तो वो बहुत चार्ज करते हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते देने के लिए। हमारे पास तो वो एक्सपर्ट्स आते हैं जो बिना किसी पैसे के लिए अच्छे काम करने वाले हों। फिर टेस्ट सीरीज बहुत पैसा लगता है उसमें, वो नहीं होता। अच्छे टीचर्स बहुत बड़ा बॉल गेम है, लोग 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार एक लेक्चर के लेते हैं, वो भी बहुत मुश्किल काम होता है लाना लोगों को। और उसके बाद में जो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो डेवलप करते हैं, हम अपनी लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं, वो बहुत महंगा होता है, बहुत मुश्किल काम है। रिसोर्सेज बहुत चाहिए हमें और बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए। अभी भी हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं है। देखिए, कोचिंग सेंटर्स बहुत जहाँ चल रहे हैं, और कुछ ये तो माइनॉरिटीज़ का है, माइनॉरिटीज़ में और भी कोचिंग सेंटर्स हैं माइनॉरिटीज़ के, जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं, और वो कोचिंग सेंटर में रिसोर्सेज बेइंतहा है। आप उनके रिसोर्स को और हमारे रिसोर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तो सर, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बट बात यह है कि मीडिया उस पर पहुंच ही नहीं पाया है। मीडिया उन कोचिंग सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाया। आरसीए क्योंकि जामिया है, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आरसीए को मिलना जामिया के जरा आपको आसान होता है, वहां पे आपकी एंट्री नहीं होती। तो अगर जामिया जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। इंडस्ट्री का CSR फंड्स है, इंडस्ट्री सपोर्ट करे हमको, और इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आरसी को सपोर्ट करे। देखिए, गवर्नमेंट हर जगह पे पैसा नहीं लगा सकती है, गवर्नमेंट हायर एजुकेशन पैसा नहीं लगा पा रही है इतना, तो इंडस्ट्री का काम है कि इंडस्ट्री सपोर्ट करे, और ब्यूरोक्रेट्स का भी काम है कि वो आए हमसे सपोर्ट करें। देखिए, इंक्लूसिव प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें कंट्री को अच्छी तरह गवर्न करना है, तो हम जिनको गवर्न करना है उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जिनको गवर्न करना है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर वो अपने नंबर से कम हैं, तो गवर्नेंस में मुश्किल आती है। तो ये काम तो ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना चाहिए, सबको भी आना चाहिए, लोगों को, और लोगों को खुद उनको ट्रेन करना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है अगर हमें कंट्री को ओवरऑल ऊपर ले जाना है। क्योंकि देखिए, आपके 5 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर अच्छा नहीं है, तो उसमें कोशिश ज़्यादा करते हैं। जो अच्छा बच्चा है वो तो पढ़ता ही है। क्या टेस्ट सीरीज आप अपनी तैयार करवाते हैं? हाँ, हमारे देखिए इन हाउस भी होता है, और हम उसको टेस्ट सीरीज हम तैयारी नहीं कराते हैं, हम बाहर से भी लेते हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हमें हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। बाजीराव एंड रवि है, शंकर है, नेक्स्ट IAS है, ये लोग हमें हेल्प करते हैं। और इसमें ये बिना हमें, कई बार बिना मांगे हमें हेल्प करते हैं, अपने टेस्ट सीरीज देते हैं मुझे। मैंने खुद उनसे इनिशिएट किया और राजी हुए। अच्छा, आरसीए में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, उसको आप विस्तार से बता सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो इस तरह की एजुकेशन या इस तरह की अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेंगे। एडमिशन जो हम लोग ले रहे हैं, देखिए हमारा तो एक सिंपल तरीका है, एक्सेलेंस ब्रीड्स एक्सेलेंस। एडमिशन जो हमारे यहाँ होता है कि उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो वाइस चांसलर का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। कोई भी सिफारिश काम नहीं आती। पेपर
ऐसे बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रॉपरली चेक किए जाते हैं, और जो इंटरव्यू होता है वो बहुत अनबायस्ड होता है। उसके बाद में जो टोटल मार्क्स जुड़ते हैं, बनते हैं, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग है, और कोई भी इसको मतलब कोई बड़े से बड़ा आदमी भी इसको इसमें सिफारिश नहीं लगा सकता, और हमारे वाइस चांसलर ने किसी को सिफारिश लगाना नहीं, किसी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी का है, तो ये नो डाउट। एडमिशन के लिए किसी तरह के रिजर्वेशंस? भाई देखिए, ये ऑलरेडी रिजर्व कोचिंग है। आपसे कहा ना मैंने कि लोगों की अपनी अपनी बहुत सी कोचिंग चल रही है, 600 कोचिंग्स होंगी मेरे ख्याल से, तो 600 से ज़्यादा कोचिंग होगी। आप दिल्ली में निकलेंगे, आप तो बहुत कोचिंग्स मिलेंगी आपको, और वहाँ पर बेइंतहा पैसा बच्चों पे लगाया जा रहा है। प्राइवेट कोचिंग्स भी हैं, कम्युनिटी कोचिंग भी है, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि इसमें SC ST माइनॉरिटीज़ है, तो ये ज़्यादा लाइमलाइट में है। वैसे गवर्नमेंट ने SC के लिए अलग से कोचिंग बनाई है, अम्बेडकर योजना में अलग से कोचिंग बनाई गई है, वहाँ भी उनके लिए किया गया है। तो इस कोचिंग पे जो हमारा फ़र्क ये है कि हम लोग जो हैं मतलब जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, एक तो यूनिवर्सिटी सिस्टम से हमें सपोर्ट मिलता है, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं। फिर जो यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमें सपोर्ट करता है। हमारा पूरा जो फाइलिंग है, हमारा पूरा अप्रूवल्स है, उनके थ्रू होता है। ऑडिट भी चीज़ों के सब होता है। और मैं भी यूनिवर्सिटी का ही आदमी हूँ, और यूनिवर्सिटी मैं डिपार्टमेंट मैकेनिकल में पढ़ाता हूँ, तनख्वाह मुझे वहाँ से मिलती है, मेरा पूरा टीचिंग लोड वहीं का है। ये मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी जो मेरे कोलिग्स हैं सबके लिए एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बैठे हैं, ये भी पढ़ाते हैं अपने डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे। ये मॉडल अब तक दूसरी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं अडॉप्ट हुआ है? As it is clear that this model works. तो किया है लोगों ने, ऐसा नहीं, लोगों ने किया है, और हमें जो एडवांटेज मिला है, एक तो पैट्रनेज का मिला है, एक लोकेशन का मिला है, लीडरशिप। You are quite humble. आप 60 में से जो 23 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें आप कम नंबर कह रहे हैं। 37 जो है हमारे अनसेलेक्टेड हैं, और 23 नहीं है, 23 से नंबर बड़ा है। हमने सिर्फ उन्हीं, पहले हम बाकी लोगों को काउंट कर लिया करते थे, अब हम सिर्फ उनको काउंट करते हैं जो टोटली हमारे पास थे। अदरवाइज हम इंटरव्यू में भी कुछ बच्चों को बाहर से बुला लेते थे, और हमारा नंबर बढ़ जाया करता था, 24-25 होंगे मिला के। जो पुराने RCA के बच्चे वाली लास्ट ईयर RCA में थे, और वो घर चले गए, घर से उन्होंने दिया, या लास्ट ईयर RCA में थे, हमारे RCA में 2 साल पढ़ा उन्होंने, फिर चले गए कहीं और नौकरी करने लगे, या किसी और कोचिंग में चले गए, वहां से जाके क्वालिफाई किया है, तो उनको मैंने काउंट नहीं किया है। तो 23 + 24 नहीं, 23 + 2-3 जो सिर्फ RCA के प्रॉपर थे, जो अदर चले गए, मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको बिल्कुल काउंट नहीं करना चाहता। हम लोग को बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए डेटा के मामले में। सर, वाजीराव ने पहले से 20वें रैंक तक के लोगों को पढ़ाने का दावा किया है। पिछले साल भी श्रुति शर्मा आपके पास पढ़ती थी, लेकिन वाजीराव ने उसे पढ़ाने का दावा किया था। देखिए, आप समझिए मॉडल क्या है, हमने आपसे कहा ना बहुत बड़ा बिजनेस है। अब वाजीराव एंड रवि ये कोचिंग है, इसकी आप वेल्थ को सोच सकते नहीं है। 20,000 बच्चे इसमें कोचिंग करते हैं, 20,000। अब कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एक इंसान है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख का अलग, कान का अलग, नाक का अलग, है ना, पेट दर्द का अलग, सर का बाल का अलग, जो खूबसूरत कर देगा वाला अलग डॉक्टर, कान निकाल के अलग कर देगा वो अलग डॉक्टर, किडनी बदल देगा अलग डॉक्टर। तो ये होता है। उसी तरह कोचिंग इंडस्ट्री में हर चीज़ की कोचिंग होती है। इंटरव्यू की अलग ट्रेनिंग होगी, पर्सनालिटी की अलग ट्रेनिंग होगी, जनरल कम्युनिकेशन की अलग होगी, टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे, GS1 के अलग पेपर होंगे, करंट अफेयर्स के अलग होंगे, राइटिंग स्किल्स की अलग होगी, फिल्म्स के लिए अलग होगी, सब मॉडल होते हैं। जिसने किसी एक ने भी ले लिया वो आपका कैंडिडेट हो गया। अब श्रुति शर्मा ने उनके यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया था, वो हमारे यहाँ रहती थी, हमारे यहाँ ही पढ़ती थी, तो उसने मॉक इंटरव्यू दिया था उनके यहाँ। भाई वो मॉक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया, मैंने आपसे बात यही कही थी, रिकॉर्डिंग वाली बात। और ये बड़ा बिजनेस है, पैसे देते हैं इसके पैसे भी देते हैं। इंडियन मास्टरमाइंड से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे प्रोफेसर आबिद हलीम, जो कि प्रोफेसर इंचार्ज हैं RCA के, जिन्होंने हमें बताया कि RCA क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया। उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी समस्या है गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस के लिए।
तो ये बात तो साफ है कि इंक्लूसिविटी जिसकी बात इस वक्त पूरी दुनिया में की जा रही है और भारत में की जा रही है, उसके लिए ये एक बेहद ज़रूरी कदम है। इसमें कुछ कमियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे बदल सकती हैं, जिसको बदलने की कवायद चल रही है। रिसोर्सेज के लिए प्रोफेसर ने सजेस्ट करा कि CSR या जो इंडस्ट्री है उसे आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर एजुकेशन में हमारी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो उसी को मिलने वाले वर्कर्स की क्वालिटी, उसी को मिलने वाली वर्कफोर्स की क्वालिटी कम होती जाएगी। आप देख रहे थे इंडियन मास्टरमाइंड्स। UPSC CSE 2022 के रिजल्ट्स की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।